हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, बीपीएससी की इस विशेष श्रृंखला में जिसमें हम लोग एग्जैक्टली देखेंगे कि बीपीएससी एग्ज़ाम होता क्या है और इसके सिलेबस क्या है, क्यों बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं, आप जैसे स्टूडेंट्स में क्या ऐसी समझ छूट जाती है सिलेबस की जिसकी वजह से वो दूर रह जाते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा इसमें दिया गया जो आपको समझ में ही ना आया। बहुत सी बेसिक सी चीज़ें हैं, इत्मीनान से समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि ये जो सिलेबस है ये 2017 में आया हुआ है। आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, उस पर सिलेबस सेक्शन राइट साइड में, लेफ्ट साइड में होगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। अदरवाइज मैं इसको अपने टेलीग्राम पे भेज दूंगा। जितनी भी पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ। ठीक है। अब ये 60वीं से 62वीं के बाद इसका सिलेबस थोड़ा बदला गया। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है आपको। उसके पहले सिनेरियो कुछ ऐसा था कि सिलेबस थोड़ा डिफरेंट था। बहुत सारी चीज़ें यूपीएससी को देखते हुए किया गया। तो इस पे आपको शुरू में ये सारी चीज़ें दिखेंगी। असाधारण अंक, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित बिहार लोक सेवा आयोग। बिहार लोक सेवा आयोग क्या है? ये जो बिहार में सबसे हाईएस्ट पोस्ट होते हैं, इट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार सरकार की जो पोस्ट की बात करूँ, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ग्रुप सी, ये तक एडमिशन के साथ साथ जब आप मतलब वहाँ फॉर्म भरोगे, फॉर्म फिलिंग को मैं एडमिशन कह रहा था, फॉर्म जब आप भरोगे उस समय से ले करके और रिक्रूटमेंट फाइनल करने तक, यानी आपका मेरिट लिस्ट तक बनाने का काम बीपीएससी करती है, बिहार लोक सेवा आयोग करता है। ठीक है। अब ये लोक सेवा आयोग है, सिंपल है, आपको इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है। एड्रेस वगैरह ये लिखा हुआ है, आपको बस ये ध्यान देना है कि 60वीं 62वीं के बाद ये सिलेबस चेंज हुआ था। अब इसका जो सिलेबस है उसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, 3 पार्ट हो जाते हैं प्यारे दोस्तों। 3 पार्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है। 3 पार्ट इसलिए आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जो सिलेबस है ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि 1, 2 एंड 3 आप तीनों क्रैक करोगे तभी जा करके आप सेलेक्ट हो पाओगे। इसमें से पहले स्टेप पे छट गए, दोनों खत्म। दूसरे स्टेप पे छट गया, तीसरा नहीं आएगा। तीसरे स्टेप पे भी आपने कार्य कर लिया लेकिन उसके बाद आपका मेरिट नहीं बना तो भी आपको दिक्कत मानी जाएगी, फाइनल आपका रिजल्ट नहीं हुआ। ठीक है। अब प्रारंभिक परीक्षा के बारे में मोटा मोटी सबको पता है। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन रहते हैं, 5 ऑप्शन अब रहने लगे हैं। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। some of the students have known that the BPSC is not conducted examination in English, so you can be assured about that। इंग्लिश में एग्जामिनेशन होता है। मैं खुद इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ तो इंग्लिश में ही देता हूँ। ठीक है। बट दोनों भाषा में रहता है। यू विल बी मोर कंपेटेबल विद द बोथ ऑफ द लैंग्वेज। क्योंकि बिहार में काम करना है तो हिंदी जानना पड़ेगा, मजबूरी भी हो जाती है। एक मेंस में पेपर भी होता है। अब सिंपल सी बात है, प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के पत्र के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प, इसमें 2 ध्यान रखना है, वस्तुनिष्ठ, ठीक है, और बहुविकल्प मतलब एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस होगा। इसमें 5 ऑप्शन दिए रहते हैं। ई ऑप्शन एक नया जोड़ा गया बाद में, जो कि सबसे खतरनाक होता है, जिसमें इनमें से कोई नहीं या इनमें से सब होता है। ठीक है। वस्तुनिष्ठ होगा मतलब 1 नंबर का होगा। उम्मीदवार वस्तु पूरक प्रश्न हो, यानी प्रश्न पुस्तिका का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। प्रारंभिक में बात हो रही है, सिर्फ प्रारंभिक में कैलकुलेटर आप नहीं ले जा सकते हो। प्रारंभिक परीक्षा एक महज जांच परीक्षा होगी। ठीक है। इसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जैसे इस बार 67वीं बीपीएससी का हाल मैं बता रहा हूँ, या इसके बाद जो भी बीपीएससी आएंगे उसमें इसका रूल बस यही होता है कि बाकी स्टूडेंट को छांट देना होता है और जो पास हो जाते हैं उनको आगे लेकर के ये चली जाती है, मतलब बोर्ड लेकर के, मेंस लेकर के, मेंस देने के लिए जाती है। अब इसके लिए आयोग द्वारा न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना होगा। मुख्य परीक्षा में चुने जाने वाले उम्मीदवार की संख्या की मैंने कुल संसूचित रिक्तियों की संख्या 10 गुनी होगी। मान लो 1000 सीट आया तो 10,000 बच्चों को मेंस में बुलाया जाएगा। ठीक है। अब मुख्य परीक्षा की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक आई थिंक अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। मुख्य परीक्षा क्या है? मुख्य परीक्षा के अनिवार्य विषय और पास होने वाले विषय 2 ध्यान रखना है आपको। ठीक है। पहला विषय कोड में 1, 2, 3 याद रखना है। उसके अलावा मेंस भी होगा। सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा और 3 घंटे का होगा। 3 घंटे का सब होगा, इसमें कहीं कंफ्यूजन मत रखिए आप लोग, है ना, सब में 3 घंटे का है। सामान्य अध्ययन पत्र 1 में 300 अंक का 3 घंटे का, फिर 2 में 300 अंक 3 घंटे का।
अब सामान्य हिंदी में 30% अंक एकदम अनिवार्य है, माने इसमें 30 अगर आया तभी आप पास माने जाओगे, बाकी सब में भी, क्योंकि इसमें अगर 29 आ गया और बाकी सब में आप टॉप कर गए तो फेल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन मेधा निर्धारण यानी जो मेरिट बनती है उसमें इसको काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर है सबको? क्लियर है तो लाइक बनता है। अब ऐच्छिक विषय में ये तो सामान्य देने यानी जीएस पेपर 1 पेपर 2 के अलावा एक आपका मेंस पेपर होगा जो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आपको अपने सूझबूझ के हिसाब से, देखो ध्यान से चुनना मेंस का पेपर, आपको जो इजी लगे, जिसको आप देर देर तक पढ़ पाओ और लिख पाओ, क्योंकि हाथों की ये जो उंगलियां हैं ना ये चिपक जाती हैं लिखते लिखते मेंस का एग्जाम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि उसको लिख भी पाओ, ये नहीं कि बस पढ़ते गए। मान लो पॉलिटिकल साइंस मुझे बहुत मजा आता है पढ़ने में, तो मैं पढ़ता गया लेकिन लिखाई मैंने एक दिन भी नहीं की, तो मतलब वो किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ऐच्छिक विषयों का मानक लगभग वही होगा जो पटना विश्वविद्यालय के 3 वर्षीय ऑनर्स का परीक्षा का। पटना यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए, वहाँ सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। मान लीजिए आपका बायोलॉजी है तो बायोलॉजी का सिलेबस, उसका सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी है। तो ये एक अच्छी बात है कि पटना यूनिवर्सिटी, चूंकि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे काफ़ी ब्रॉड सिलेबस मिला है, मैंने पढ़ा है। तो पटना यूनिवर्सिटी में थोड़े चीज़ें ज़्यादा भी हैं, थोड़ी चीज़ें कम भी हैं, ठीक है, मतलब एडजस्टेड है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पटना यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑल्सो, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको सिलेबस से भटकना नहीं है, तो 2 चीज़ यहाँ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पटना यूनिवर्सिटी का सिलेबस, आप क्या पढ़े उससे कोई मैटर नहीं है, जैसे मैंने क्या पढ़ा कोई मतलब नहीं है। 37 सब्जेक्ट हैं, देख लो, कृषि विज्ञान, मानव विज्ञान, रसायन शास्त्र, तमाम सारी सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं, ठीक है। 4 से लेके 37 मतलब 33-34 सब्जेक्ट में से आपको कोई एक चूज कर लेना है। सिविल इंजीनियरिंग भी है, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास सब है, और इसके क्वेश्चन भी प्रोफेसर ही सेट करते हैं, तो आप सिलेबस से पढ़ोगे तो उनको भी समझ पाओगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, ये मेंस की बात हो रही है। अब सभी भाषेतर विषयों के उत्तर हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू में। भाषेतर का क्या मतलब होता है? भाषा के अलावे। अब मान लो आपने ले लिया क्या, आपने ले लिया अरबी भाषा, तो अरबी भाषा को तो हिंदी में लिखोगे नहीं, आप अरबी में ही लिखोगे, उर्दू में ही। वैसे ही राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ऐसे तो सब लोग पढ़ते हैं इसे क्या कहते हैं, हिंदी इंग्लिश में ही, लेकिन अगर उर्दू में आता है तो चूंकि उर्दू भारत के, बिहार की भाषा एक है, ठीक है, द्वितीय भाषा मान के चलते हैं इसे, और है भी, तो दिए जा सकते हैं। उम्मीदवारों को अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट नहीं है। यही 3 ऑप्शन है, हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू। प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प, लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहे तो केवल तकनीकी शब्दों, वाक्यांशों, उद्धृत अंशों का यदि कोई हो चुनी हुई भाषा का के साथ अंग्रेजी का रूपांतरण दे सकते हो। मान लो आपने कोई कठोर हिंदी या कठोर उर्दू लिख दिया, आपको लगता है कि इसका हिंदी भी, इसका इंग्लिश भी लिख देंगे ना तो थोड़ा सा आसान होगा, ऐसा होता है। पोस्ट में इंग्लिश लिख देने से थोड़ा उनका फोकस रहता है कि हाँ बंदा दोनों जानता है, तो वो आपको नंबर देते हैं इस चीज़ पे, तो इसके पीछे की भागना कोई बुरी बात नहीं है। तो थोड़ा सा इंग्लिश का वर्ड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा, ये नहीं कि पूरा 4 लाइन लिख दिया उसमें इंग्लिश, आधा उर्दू आधा हिंदी, ये नहीं करना है। और अपने हाथ से लिखने होंगे, किसी भी परिस्थिति में इसके लिए दूसरे से सहायता लेने की अनुमति नहीं होगी। वैसे भी क्यों अनुमति होगी दूसरे से सहायता लेने की, आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरा कोई तभी लिखता है जब आप हाथ से लिखने के काबिल नहीं हो। अब परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में दी गई संगठित, सूक्ष्म, सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा। अब ये चीज बहुत मायने रखती है मेंस के बच्चों के लिए, क्योंकि वो शब्द लिमिट देंगे 200 वर्ड। 200 वर्ड में भारत और रूस के संबंध को बताइए, तो सीधा आप उसमें लिखना शुरू करोगे। हाल के सिनेरियो को देखते हुए इंडिया और रूस के संबंधों को बहुत प्रगाढ़ कहा जा सकता है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पे हमला किया और खुलकर कभी भी भारत उसके अगेंस्ट में नहीं आया। इससे पता चलता है कि भारत और रूस की मित्रता काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा व्यापार इतने डॉलर के होते हैं, इससे हम लोग 80% से ज़्यादा हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से हैं, यहाँ काफ़ी रेवेन्यू आता है, बहुत सारे पॉइंट। लेकिन ऑन द पॉइंट, फालतू का बकवास नहीं कि रूस से हम लोगों ने ये टैंक खरीदा और ये लगा उसका डिटेल देने, ये सब नहीं देना है, ठीक है। अब जैसे उम्मीदवार प्रश्न पत्रों के उत्तर देते समय केवल भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला जो अंक है ना, ये अंतरराष्ट्रीय रूप कहते हैं। रोमन कौन सा होता है? ये होता है। और आपको पता ही है हिंदी वाला क्या होता है, ऐसे लिखते हैं 1। मुझे दरअसल उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, बट ऐसे है ना 3 और 6 ऐसे लिखते हैं, मुझे
मतलब पापा जी चूंकि सिखाते हैं तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा पता है। ऐसा नहीं लिखना, आपको यही अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग करना है। अब अगर मान लो माप तौल की उसमें चीज लिखनी है तो मीटरी प्रणाली, मतलब मीटर, एम होता है ना, मीटर प्रति सेकंड, मीटर और सेकंड एक साथ लिखेंगे। कैलकुलेटर का उपयोग मुख्य परीक्षा में आप कर सकते हो, फ्री हो, ले जाओ। बेसिकली कैलकुलेटर किसको चाहिए? मैथमेटिक्स वाले बच्चे को। व्यक्तित्व परीक्षण क्या होता है? पर्सनालिटी टेस्ट, सिंपल समझो, 120 अंक का होगा। इसमें सेक्शन डिवाइड होंगे। जैसे आप अगर, जैसे मान लो मैं ऐसे कपड़ा तो मैंने साफ पहना है लेकिन ऐसा बिना आयरन पहन लिया, इधर मुड़ा हुआ है इधर मुड़ा हुआ है, तो उसका वो नंबर हो सकता है, उसको डिसाइडेड जो नंबर है उसमें से 2 नंबर काट ले, 5 नंबर काट ले। या आपने बेढंगा कपड़ा पहन लिया, रंग बिरंगा कपड़ा पहन लिया, है ना, हाफ पैंट पहन के चले गए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ऐसा मान लो ऐसा हुआ, ठीक है, आप जा रहे हो कपड़ा पहन के और कुछ उस पर ऐसा, मतलब नहीं होता है कि कुछ गिर गया, केमिकल गिर गया या कुछ भी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग सब व्यवस्था पूर्ण रूप से शालीनता के साथ, कपड़ों से शालीनता का पता चलता है, ठीक है। तो ये 900 अंक का तो हो गया, आपको मैंने दिखाया अभी। आपको ये 300 300 300 300 300 और एक यहाँ इस सब्जेक्ट में से 300 लोगे आप, तो कितना हो गया? 900। और सॉरी, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सामान्य हिंदी चूंकि पास करना है आपको, तो इसका टेंशन नहीं है। चलिए, ये मोटा मोटी बातें थी। 900 अंक ये और 120 ये, तो कुल मिला के कितना हो गया? 1020 नंबर। इसमें से 50% अगर आपने ला दिया तो आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा, ठीक है। आयोग सफल उम्मीदवारों को उनमें से किसी भी सेवा या पद के लिए अनुशंसित करने का अधिकार रखता है जिसके लिए उम्मीदवार ने इच्छा प्रकट की है, जिसके लिए आयोग उसे योग्य समझता है। मान लो आपने डीएसपी पहले डाला है और डीएसपी के लिए आयोग समझती है कि हाँ ये बंदा परफेक्ट है, नंबर भी उसने उतने लाए हैं, तो वो रखेगा, उसका वो राइट है, उसमें आप कुछ नहीं छेड़छाड़ करोगे। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, यही तो मेन है हमारा। जब इतना आप लोग समझ लोगे तब आपके सामने चुनौती आएगी कि इसका पाठ्यक्रम हम कहाँ से पढ़ें, हिस्ट्री कहाँ से और ज्योग्राफी कहाँ से। इसी में सारे राज छुपे हुए हैं, ठीक है। इस पत्र में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्य बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इनमें बिहार का योगदान। तो मोटा मोटी पूरा जो ये बीपीएससी का सिलेबस है इसमें बिहार फोकस में है, ठीक है। बिहार से हटके आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे यूपी का क्या कंट्रीब्यूशन है, झारखंड का क्या कंट्रीब्यूशन है ना, महाराष्ट्र का क्या कंट्रीब्यूशन है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं देना है। वो एक जनरल हिस्ट्री का पार्ट है, उसे पढ़ लेना है। लेकिन आर्थिक व्यवस्था, है ना, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था का यहाँ बात किया गया, ये ध्यान देना। और आर्थिक व्यवस्था, भारत का आर्थिक और राज्य व्यवस्था चाहिए। लेकिन आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन क्या क्या हुआ, चीनी मिल उतने थे, कैसे बंद हो गए, है ना, अभी कौन कौन सी फैक्ट्रीज हैं, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इनमें बिहार का योगदान। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ो लेकिन बिहार को फोकस करके। तो ये चीज़ें आपको क्या करेंगी, एग्जाम में बचाएंगी। आप पथ से भ्रष्ट नहीं होगे, पथ भ्रष्ट नहीं होगे, क्या होगा, स्टिक टू द सिलेबस रहोगे। सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाला प्रश्न, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव एवं प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की प्रमुख सामान्य जानकारी परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से उपेक्षा की जा सकती है। मतलब जनरल नॉलेज क्या होता है ना, वही सिंपल कह रहे हैं ये लोग कि आपसे वही चीज़ें पूछी जाएंगी जो मतलब किसी शिक्षित व्यक्ति को पता होना चाहिए जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया। मतलब जनरलिस्ट, विशेष नहीं चाहिए, ठीक है, जनरलिस्ट बातें पूछी जाएंगी। इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, क्या सोशल फेनोमेना था, इकोनॉमिक फेनोमेनन था, कैसी स्थिति थी। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे बिहार के इतिहास की प्रमुख घटनाओं से परिचित होंगे। आशा की जाती है, क्या मतलब है कि वो इसको पढ़ के पूरा आएंगे। भारत तथा बिहार के भूगोल पर
विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश की सामाजिक आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय कृषि प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होंगी। समझ रहे हो ना आप लोग? भारत का भूगोल, बिहार का भूगोल, उसमें प्राकृतिक संसाधन, भारत की राज्य व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था, मतलब इकोनॉमिक सर्वे बजट मिलनी ही रहता है, आर्थिक व्यवस्था में यही चीज़ें आती हैं। देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा भारतीय योजना, बिहार के संदर्भ में क्या पॉलिसी रहा, इकोनॉमिक पॉलिसी की संबंधी जानकारी का परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, सामान्य मानसिक योग्यता यही है, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, जीके जीएस, जो भी आप कह लो। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव। 19वीं शताब्दी के आप क्या समझते हो? 20वीं शताब्दी कौन सी थी? 20वीं, 19वीं, 19वीं मतलब 1800 से लेके आप सीधा याद रखो ना, भारत जब तक आज़ाद हुआ तब से तब तक पूछा जाएगा। राष्ट्रीयता का विकास, स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से क्या आशा की जाती है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। इनसे ये आशा की जाती है, मतलब अगर ये आप करके जाओगे तभी तो वो उनका आशा पूरा होगा और आप पास हो पाओगे, आशा के अनुरूप आप उतर पाते हो। प्लस वो हो सकता है इन सब चीज़ों का इंटरव्यू में भी पूछते हैं कभी कभार, और जो हिस्ट्री वाले बच्चे हैं जो मेंस की, उनको तो ये सब चीज़ें ध्यान ही रखनी है। ठीक है, तो आई होप आप ये सब क्लियर समझ रहे हो कि इसमें जो जो चीज़ें कही हैं मोटा मोटी आपको समझना है कि सामाजिक आर्थिक स्तर से इतिहास हो, भूगोल हो, या फिर आर्थिक व्यवस्था ही हो, सब कुछ पढ़ के जाना है। भारत का पॉलिटी रट लो, कुछ कुछ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, जैसे पार्लियामेंट, पंचायती राज, है ना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब आपको जब इतना कर लोगे तब आप पीटी पास कर जाओगे। परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा में अगर आएंगे, मानक एवं पाठ्यक्रम की विवरणी। अब सामान्य हिंदी में निबंध के 30 अंक होंगे, व्याकरण 30 अंक, इसको समझ लो। सामान्य हिंदी में क्या है, सामान्य हिंदी ऐसा होगा जो आप बना पाओ, ऐसा नहीं होगा कि वो लगेंगे पीएचडी लेवल का पूछा, ऐसा नहीं है, वो बस देखते हैं कि इसको हिंदी बोलने और लिखने और समझने की क्षमता है कि नहीं। निबंध 30 अंक का हो जाएगा, व्याकरण 20 अंक का हो जाएगा, वाक्य विन्यास, मतलब संधि विच्छेद को ये कह रहे हैं, संधि विच्छेद की तरह ही वाक्यों का विन्यास होता है ना। फिर संक्षेपण 15 साल का शॉर्ट जिसको करके लिखते हैं। ये इतना तो है कि कोई भी बच्चा जो हिंदी भाषी क्षेत्र का है थोड़ा सा पढ़ ले, 5-7 दिन 10 दिन, तो वो पास कर जाएगा इसको। अब सामान्य अध्ययन के प्रश्न, ये तो पासिंग है, आपको बस इसमें कितना लाना है, 30 तो लाना ही लाना है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, फाइनल में हमने ऊपर देखा था। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 के भाग के निम्नलिखित क्षेत्र होंगे। ठीक है, इसमें भारत का आधुनिक इतिहास, भारतीय संस्कृति, दूसरे जीएस पेपर 1 की बात हो रही है, और ये है जीएस पेपर 2। ठीक है, भारत का आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री और भारतीय संस्कृति, बहुत लिमिटेड सिलेबस पूछते हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, जैसे अभी रूस, अमेरिका हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। चलिए जी, सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, स्टैटिस्टिक्स के ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, बेसिकली डेटा एनालिसिस का, ताकि वो आपको काम तो करना होगा फील्ड में, तो डेटा बहुत सारे आते हैं ऑफिशियल जॉब में, ये एक खासियत है। फिर जो ये तो हो गया पहला पेपर, मॉडर्न हिस्ट्री, कल्चर और इंटरनेशनल और नेशनल करेंट अफेयर्स मान के चलो। लेकिन सांख्यिकीय विश्लेषण आरेखन एवं चित्रण, ये एक अलग से इसमें जुड़ा हुआ है। अब आते हैं, पॉलिटी आ जाता है पेपर 2 में, पॉलिटी, इकोनॉमी और भारत के विकास में विज्ञान एवं साइंस, मतलब साइंस एंड टेक इसको कर लेते, विज्ञान की भूमिका एवं प्रभाव, साइंस एंड टेक इसमें दूसरे पेपर में है। आपको पता ही है 300 का ये होता है, 300 का ये होता है, 3-3-6 हो गया। और जो अगला है आपका, जो मेंस आप रखोगे, उस मेंस का बाकी नंबर जुड़ता है। तो हम अब देख लेते हैं कि इसका डिटेल सिलेबस में क्या दिया। देखिए एक चीज़ और है, पीटी का सिलेबस थोड़ा डेविएटिंग होगा, लेकिन मेंस में एकदम क्लियर आइडेंटिफाइड सब्जेक्ट है, क्योंकि मेंस में उतनी फाइट होती नहीं है, जो लोग परीक्षा निकालेंगे वही आएंगे। आप 10 लाख भी फॉर्म दो तब भी वो उतना ही निकालेंगे जितनी उनको, जितनी ज़रूरत है उसके 10 गुना। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 50 लाख दे रहे हैं या 2 लाख दे रहे हैं या 85,000 दे रहे हैं, उनको जितना मेंस में देना है उतना ही सीट देंगे।
तो इसमें कोई धक्कम धुक्कम ज़्यादा होता नहीं है। मेन प्रॉब्लम रहती है पीटी क्रैक करने में। पत्र 1 देख लेते हैं। इसमें आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ में के इतिहास, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत मेनली क्या होगा, पटना कलम। पटना के जितने भी म्यूजिकल घराने तो यहाँ नहीं हैं वैसे, लेकिन पटना के कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मूर्ति कला प्राचीन है, बहुत सारे महल के अवशेष पाए गए हैं, तो वो कल्चर के अंतर्गत आ जाएगा। 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्र तथा नेहरू से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। इनके थॉट्स बहुत पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में अगर डालूंगा तो आपको दिखाई देगा, और जितने भी बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो मैं डालूंगा। आपको ध्यान रखना है कि बीपीएससी स्पेशल की प्लेलिस्ट आप विजिट करो और वहाँ सब चीज़ देखो। पॉलिटी हमने बड़े अच्छे से तोड़ तोड़ के पढ़ाया है, रिवीजन करते रहिए। प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा हमने डाल दिया है पहले ही, ठीक है। आरंभ और विकास में पूछे ये सम्मिलित होंगे। बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में पाश्चात्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत के आरंभ तथा विकास में पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका वही है, चंपारण सत्याग्रह की, विरसा का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन से सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि मौर्य काल तथा पाल काल की कला और पटना कलम, मैंने क्या बताया, पटना कलम, मौर्य काल और पाल काल की चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं से परिचित होंगे। सांख्यिकीय विश्लेषण, आरेखन और सचित्र निरूपण के विषयों में भी सांख्यिकीय आरेखन, मतलब वो डेटा एनालिटिक्स होगा, सीधा समझिए डेटा दिया रहेगा। दूसरा क्या है, पत्र 2 निष्कर्ष पे ध्यान, एक सेकंड याद रखिएगा, पत्र 1 में निष्कर्ष पे आपको ध्यान रखना है। पत्र 2 क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। भारत की योजना और भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल, मतलब ज्योग्राफी का एक एक डायमेंशन से सवाल पूछे जाएंगे। भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव के तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करे। मतलब साइंस एंड टेक जो पूछा जाएगा, ठीक है, वो ऐसा होगा कि जो जनरल बात आपको पता होना चाहिए। जैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ज़माना है, तो ये टेक्नोलॉजी ऐसा है जो हर बच्चा मोबाइल में इस्तेमाल करता है, तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, तो ये सब पूछा जाएगा। प्रायोगिक पक्ष पे बल दिया जाएगा, मतलब उसका एप्लीकेशन पूछा जाएगा कि क्या एप्लीकेशन इसका हो सकता है। अब यहाँ से ऐच्छिक विषय का सिलेबस आएगा, इसमें जो भी आपका ऐच्छिक विषय होगा उसके हिसाब से आप तैयारी करोगे, है ना। सारा ऐच्छिक विषय का सिलेबस दिया हुआ है, इसमें मान लो आपको पॉलिटिकल साइंस है तो आप उस पर ध्यान दोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बीपीएससी सिलेबस जरूर देखिएगा पूरा, और इसके अगले पार्ट में भी हम आपका स्वागत करेंगे। सो थैंक यू सो मच।